फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं निखिल पांडे आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्लड का पार्ट 3। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड चैप्टर का पार्ट 3। मैंने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ये देखा था कि ब्लड क्या होता है। आखिर में आप ब्लड की पहचान कैसे करेंगे, किसी मृत व्यक्ति में, किसी मरे हुए व्यक्ति में उसका शरीर कैसे सड़ने लगता है, आखिर किसी मृत व्यक्ति का शरीर कैसे फूल जाता है, ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दोनों वीडियो का दे दिया है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम ब्लड पार्ट 3 में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में सेकंड पार्ट में ये कहकर छोड़ दिया था कि WBC जो होता है, WBC इसके दो पार्ट होते हैं। हमने देखा था एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। मैंने देखा था ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हो सकता है कि ब्लड का ये अंतिम लेक्चर हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा 2 पार्ट नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा ये तीसरा पार्ट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है। ठीक है, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि WBC जो होता है, इसे इंग्लिश में नाम देते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। फुल फॉर्म होता है इसका वाइट ब्लड कार्पल्स। मैंने ब्लड के 3 पार्ट देखे थे ब्लड कार्पल्स के, RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। आज WBC के बारे में पढ़ते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। वाइट ब्लड कार्पल्स क्या होता है, इसका एक नाम और भी होता है जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट, तो ये ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं आप और WBC भी कह सकते हैं या फिर वाइट ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं। इन्हें 3 नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है एक बार ज़रूर देखते हैं। देखिए, ग्रेन्युलोसाइट जो होता है इसे हिंदी में इसका नाम होता है कणिका, इन्हें हम कणिका युक्त बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है कणिका युक्त और इसका नाम होता है कणिका विहीन। विहीन मतलब होता है कि जिसमें कणिका ना पाई जाए, मतलब ग्रेन्युलोसाइट में कणिका पाई जाती है और ए ग्रेन्युलोसाइट में कणिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कणिका, सबसे पहले इसके बारे में करते हैं ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, तो देखिए ग्रेन्युलोसाइट जो होता है इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, ग्रेन्युलोसाइट का कोशिका द्रव्य, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। इसका कोशिका द्रव्य कैसा होता है, कणिका युक्त होता है, क्योंकि इसमें कणिका ही पाई जाती हैं। तो कोशिका द्रव्य कैसा होता है, कणिका युक्त होता है। ठीक है, और ये कणिका कैसी होती हैं, जो कण होते हैं कैसे होते हैं, मतलब गोल होते हैं कि लंबे होते हैं, घनाकार होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये जो कणिका युक्त होते हैं ये गोल आकार के होते हैं, गोल कणिका युक्त, ये होते हैं गोल कणिका युक्त। और ये दानेदार भी होते हैं, दानेदार। अब गोल होंगे तो दाना के समान ही होंगे। और ठीक है, और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक आप लिख सकते हैं केंद्रक युक्त, मतलब केंद्रक प्रेजेंट होता है इसमें ग्रेन्युलोसाइट में। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट जो होता है एक कोशिका द्रव्य, इसमें कणिका युक्त होता है। इसका जो कोशिका द्रव्य होता है ये कणिका युक्त होता है, मतलब कणिका पाई जाती है इसमें। गोल होता है और कणिका युक्त होता ही, हमने बताया ही। दानेदार होता है ये और केंद्रक युक्त होता है, मतलब इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, मैंने फिर बताया था कि ग्रेन्युलोसाइट के 3 प्रकार होते हैं। आपको बताता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ चार्ट आपको। मैंने जो चार्ट बनाया था पिछले वीडियो का, उसमें आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैंने बताया था कि ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिका। ठीक है, फिर मैंने देखा था जो रुधिर कणिका होती है 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ये देखिए ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये वाला ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। फिर मैंने देखा था ग्रेन्युलोसाइट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है ये तीनों चीज़। और फिर इसके बाद आज देखेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, T और B। आज हम इन सभी की चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, इसके 3 पार्ट, इएसनोफिल, बेसोफिल और तीसरा पार्ट होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, एशनोफिल, बेसोफिल और होता है न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहले देखते हैं इएशनोफिल क्या होता है। पहला हम देखेंगे इएशनोफिल, ठीक है। देखिए इएशनोफिल जो होता है ये डब्ल्यूबीसी में इसकी संख्या 1 से 4% होती है, 1 से 4% तक। इएशनोफिल में ये इएशनोफिल डब्ल्यूबीसी में 1 से 4% तक उपस्थित होता है, मतलब पाया जाता है, ठीक है। और इनके जो जीव द्रव्य होते हैं, इनके जो ये हमने जैसे कहा कि ग्रेनुलोसाइट में कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक ये सब पाए जाते हैं, तो यानी कि इन तीनों चीज़ों में पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम तीनों चीज़ों में देखते हैं कैसे पाए जाते हैं और ये क्या वर्क है इनका। तो इएशनोफिल जो होता है डब्ल्यूबीसी में इसकी संख्या 1 से 4% होती है। इनके जीव द्रव्य जो होते हैं या फिर कोशिका द्रव्य भी आप कह सकते हैं, ये दानेदार होते हैं, ठीक, एवं 2 पिंडों में विभक्त होते हैं। 2 पिंडों में, एक बढ़िया बात यह है कि 2 पिंडों में विभाजित होते हैं या फिर विभक्त होते हैं, विभाजित होते हैं, ठीक है। ये जो इसकी संख्या 1 से 4% होती है और इनके जीव द्रव्य जो होते हैं दानेदार और 2 पिंडों में विभाजित होते हैं, ये इएशनोफिल होता है। और ये जो केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक, ये 2 पिंडों में विभाजित होते हैं और इनके जो विभाजित होने का क्रम है ये क्रोमेटिक के बने होते एक मिनट, क्रोमेटिक के बने होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, क्रोमेटिक के बने होते हैं। मेरा कहने का मतलब जब ये 2 पिंडों में विभाजित हो जाता है, ये जो इएशनोफिल है ये जो 2 पिंडों में जब विभाजित होता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है केंद्रक। क्या बन जाता है ये हो जाता है केंद्रक, ठीक है। ये क्या हो जाता है, केंद्रक। इएशनोफिल जो होता है डब्ल्यूबीसी में इसकी संख्या 1 से 4% तक होती है। इनके जीव द्रव्य जो होते हैं दानेदार होते हैं और ये जो केंद्रक प्रेजेंट होता है, ये जो केंद्रक है ये 2 पिंडों में विभाजित हो जाता है और ये जो 2 पिंडों में विभाजित होता है ये क्रोमेटिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, क्रोमेटिक सेल होता है, उसी के ये बने होते हैं। अब देखते हैं इएशनोफिल का हमारे शरीर में काम क्या होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जिसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं, इसका जो मेन वर्क होता है, अगर मेन वर्क की बात करें, मेन वर्क ये सब आप क्लास 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शरीर में प्रतिरक्षण का काम करता है, शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य, जैसे कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। जैसे कि हमें बुखार हो गया तो उससे लड़ने के लिए मदद करता है कौन, इएशनोफिल हमारे शरीर में एक ऐसा मजबूती की तरह कार्य करता है कि जो हमारे अंदर रोगाणु होते हैं उसके प्रतिरोधकता की उत्पन्न करता है। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं हमें एंटीबॉडीज की दवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इएशनोफिल की हमारे शरीर में और तेज़ी से विकास हो और तेज़ी से वो वर्क करे, ठीक है। तो शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी विषाणु होते हैं, उन सब से ये लड़ सके। तो ये कौन काम करता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाने वाले ग्रेनुलोसाइट के अंदर इएशनोफिल का वर्क होता है, ठीक। अब देखते हैं बेसोफिल क्या होता है। हमने चर्चा कर लिया इएशनोफिल के बारे में और अब देखते हैं बेसोफिल क्या होता है। तो देखिए बेसोफिल जो होता है, अगर हम बेसोफिल की बात करें, देखिए बेसोफिल ठीक है। बेसोफिल आपको इएशनोफिल अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो स्किप करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। इएशनोफिल हो चुका है, अब बात करते हैं बेसोफिल को। देखिए इनकी संख्या अगर हम देखें, इनकी संख्या जो होती है
WBC में कम होती है, इनकी संख्या WBC में 0.5% तक होती है, बहुत कम होती है बेसोफिल की। लेकिन बेसोफिल का एक बहुत ही मेन वर्क होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको जो एलर्जी होती है, एलर्जी बीमारी ये इसी बेसोफिल के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। होता तो बहुत कम है लेकिन इसका बहुत ही मेन वर्क होता है। इनकी संख्या जो थी WBC में 0.5% तक होती है। और ये जो होते हैं कोशिका कण, कोशिका के जो कण होते हैं इसमें कोशिका कण या फिर कोशिका द्रव्य भी जिसे आप बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या फिर कोशिका कण बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े तथा कम संख्या में होते हैं, ठीक है। इनकी जो कोशिका द्रव्य या फिर कोशिका कण जो होते हैं इनकी संख्या बड़ी होती है और संख्या में ये कम होती है, ठीक है। एक इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक दो या 3 होता है। इसमें केंद्रक 2 या फिर 3 हो सकता है। और जो eosinophil था उसमें क्या था कि केंद्रक 2 ही थे और वो किसके बने होते थे, क्रोमेटिक सेल के, और ये भी क्रोमेटिक सेल के बने होंगे, ठीक है। देखिए हमने इनका मेन वर्क क्या बताया था, इनका मेन वर्क क्या होता है कि एक बीमारी पैदा कर देते हैं जिससे आपको हो जाती है एलर्जी बीमारी जो होती है इसी बेसोफिल के कारण उत्पन्न होता है। कैसे ये होता है, एलर्जन के संपर्क में आके हमारे अंदर एक एलर्जन पैदा है, एलर्जन के संपर्क में आते ही लिख देता हूँ यहाँ पे, आती बेसोफिल जो होता है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल हिस्टामिन नामक हार्मोन का, ये हिस्टामिन को स्रावित करता है, जिससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है, जिससे एलर्जी हो जाती है इसी के कारण से। यानी कि जब ये बेसोफिल जो है आपका, ये बेसोफिल एलर्जन के संपर्क में आता है, किसी एलर्जन के संपर्क में आ जाता है हमारे शरीर में, तो ये एक हार्मोन का श्रवण करता है यही बेसोफिल, जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन नामक हार्मोन। ये हिस्टामिन यही हार्मोन का श्रवण करने लगता है, तो इससे क्या हो जाता है, हमें एलर्जी हो जाती है, ठीक है। इसी के लिए आप देखे होंगे कि जब आपको एलर्जी होती है तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि आप खून का जांच करा लीजिए। यही होता है कि डॉक्टर आपको बोलता है कि आप खून का जांच करा लीजिए। इससे क्या होगा, खून की जांच से, खून की जब जांच होता है, खून की जांच से इससे क्या होता है, देखिए जब आपको खून की जांच की बात होती है तो यही WBC का ही बेसोफिल चेक किया जाता है कि कहीं बेसोफिल की मात्रा, कहीं ये हिस्टामिन नामक हार्मोन का स्राव तो नहीं कर रहा है, क्या ये जो बेसोफिल है हिस्टामिन नामक हार्मोन का कहीं स्रावित तो नहीं कर रहा है कि जिससे कहीं एलर्जी हो जाए आपको। इसी के लिए डॉक्टर आपको खून की जांच के लिए बोलता है, ठीक है। और एक बीमारी और प्रकट करता है ये दमा के लक्षण, जैसे दमा के लक्षण भी प्रकट करता है। अगर ये आपको हिस्टामिन नामक हार्मोन को स्रावित होने लगे तो ये दमा के लक्षण भी होने लगते हैं, ठीक है। और एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं राइनिटिस बीमारी, ठीक है। दमा के लक्षण और क्या करता है, राइनिटिस बीमारी पैदा करता है। और ये सब कब पैदा होता है, जब यही बेसोफिल एलर्जन के संपर्क में आके हिस्टामिन नामक हार्मोन को प्रवाहित करने लगते हैं या फिर निकालने लगते हैं, तब ये एलर्जी होती है। और इसी के लिए डॉक्टर आपको बोलता है खून की जांच के लिए, और इससे आपको एक दमा की लक्षण होती है और राइनिटिस नामक बीमारी पैदा हो जाती है। तो बेसोफिल के बारे में केवल इतना ही था। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि न्यूट्रोफिल क्या होता है, आखिर में न्यूट्रोफिल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल देखिए, न्यूट्रोफिल आपको यही बता देता हूँ, वो भी एकदम बिल्कुल, मैं इसको बगल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के विपरीत है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लेता हूँ न्यूट्रोफिल, अभी आपको सबको चित्र दिखाता हूँ। न्यूट्रोफिल जो होता है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनकी संख्या जो होती है आपको जान के आश्चर्य होगा, 50 से 70% तक होता है, 50 से 70% तक
होता है। मतलब अगर हम बात करें कि WBC में किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये 50 से 70% तक इसकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है कोशिका द्रव्य कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य या फिर कण जो होते हैं अधिक होते हैं, अधिक हैं, परंतु अधिक तो हैं, परंतु इसमें क्या होते हैं, ये जो कण होते हैं, ये कण या फिर द्रव्य होते हैं, इनके आकार छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और यहाँ पर क्या था, आप देख रहे थे बेसोफिल में, अभी देखिए यहाँ ये कोशिका के द्रव्य के कण बड़े थे लेकिन इनकी संख्या कम थी। और यहाँ पर क्या है कि कोशिका द्रव्य की संख्या अधिक है परंतु इसके कण के आकार क्या हैं, छोटे हैं। ठीक है, मतलब जो छोटा है उसकी संख्या अधिक है और जो बड़ा है उसकी संख्या कम है। इसी के लिए मैं कह रहा था बगल बगल लिखने को कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक बिल्कुल इसी की तरह होता है, दो से अधिक होता है। मतलब इसमें क्या था कि आप 2 और 3 किसी भी हो सकते थे, लेकिन इसमें केंद्रक 2 से अधिक होते हैं। मतलब 2 से अधिक मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल के बारे में इतना समझ में आया। और न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसकी संख्या कितनी थी, देखिए 0.5% थी बेसोफिल की। और जो इओसिनोफिल था आपका, इओसिनोफिल, इसकी संख्या 1 से 4% थी। ठीक है, और आपका ये जो न्यूट्रोफिल है ये 50 से 70% पाया जाता है और ये बहुत अधिक संख्या में होता है कोशिका द्रव्य। अब देख लीजिए आप इसका चित्र भी एक बार देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। ये चित्र देखिए आप एक बार, ये इओसिनोफिल का चित्र है। इसके देखिए इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। और ये बेसोफिल का आपका चित्र है। और इधर जो चित्र है आपका ये न्यूट्रोफिल है, ये। ठीक है, ये इओसिनोफिल का चित्र है, ये बेसोफिल और ये न्यूट्रोफिल। अब इतनी बार चर्चा हो गई। अब मैं देखता हूँ ये आपने जो जितनी भी बातें पढ़ी है ये किसके बारे में पढ़ा, ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। अब हम देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट के प्रकार। अभी तक आपने कितने पार्ट पढ़े, 1 मिनट। आपने भी पढ़ा ग्रेन्युलोसाइट के 3 प्रकार, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब हम चर्चा करते हैं, ये तीनों पार्ट हमने पढ़ा। ठीक है, और आपको बताता हूँ, अब देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट के प्रकार के बारे में। आपने चित्र को अच्छे से देख ही लिया है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट जो होता है, हमने आप एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अगर आप लोग पिछला वीडियो देखा होता तो बहुत अच्छे से समझ में आता आपको, और जो लोग देखेंगे तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। देखिए, ब्लड जो होता है प्लाज्मा और रुधिर कणिका। प्लाज्मा जो होता है 2 प्रकार का, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक, मैंने देखा फिर रुधिर कणिका के बारे में RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तीनों के बारे में पढ़ लिया। फिर मैंने देखा WBC के बारे में, ये भी पढ़ा मैंने। ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ये भी पढ़ लिया। फिर मैंने ग्रेन्युलोसाइट के प्रकार देखे, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। मैंने इनसे देखा कि हमें एलर्जी हो रही थी। एलर्जी क्यों हो रही थी, क्योंकि इससे हिस्टामिन नामक हार्मोन का स्राव हो रहा था। अब हम देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं, T और B। अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। ठीक है, तो देखिए ए ग्रेन्युलोसाइट जो होता है, आपको बताता हूँ। ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट जो होता है 2 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। तो अब देखते हैं लिम्फोसाइट क्या होता है और मोनोसाइट क्या होता है। लेकिन इससे पहले, समझने से पहले हम समझ लेते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है। हमने वहाँ पे देखा था कि जो ग्रेन्युलोसाइट होता है वो क्या होता है, उसके कोशिका द्रव्य कैसे पाए जाते थे, उसके आकार, उसके प्रकार के बारे में देखा था। लेकिन अब हम देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है। सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो ए ग्रेन्युलोसाइट होता है, इसकी केंद्रक बड़ा होता है। इसका जो केंद्रक पाया जाता है इसमें, लेकिन केंद्रक इसमें बड़ा होता है। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट की। और इसके कोशिका केंद्रक बड़ा होते हैं, केंद्रक बड़ा, और इसमें कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता। मतलब वहाँ पे क्या था कि कोशिका द्रव्य मिलता था, लेकिन यहाँ कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य के जो कण होते हैं वो नहीं पाए जाते इसमें।
ठीक है। और इनका निर्माण जो होता है, अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो होता है, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? इनका निर्माण की अगर बात करें लसिका ग्रंथियों में होता है। कहाँ पे होता है इनका निर्माण? लसिका ग्रंथियों में, लसिका ग्रंथियों में, ठीक है। इसका देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि जब ये पाया ही नहीं जाता तो निर्माण क्यों होगा, लेकिन जब हम ये बता रहा हूँ कि अगर कोशिका द्रव पाया जाता, अगर मान लीजिए पाया जाता, तो इसका निर्माण जो था लसिका ग्रंथियों में होता है। आप ग्रेन्युलोसाइट के बारे में पढ़े होंगे, तो ग्रेन्युलोसाइट में इसका निर्माण कहाँ होता था? लसिका ग्रंथियों में, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक ग्रेन्युलोसाइट में केंद्रक बड़ा होता है, कोशिका द्रव के नहीं पाया जाता। अगर मान लीजिए पाया भी जाता है तो इसका निर्माण कहाँ होता है? लसिका ग्रंथियों में। और इसमें जो होता है एक ये जो केंद्रक पाया ही जाता है, ये जो केंद्रक होता है, ये यहाँ पे लिखवा देता हूँ। केंद्रक एक पिंड का बना होता है, और वहाँ पर क्या था कि दो पिंडों का बना होता था, ठीक है। एक पिंड का बना होता है, केंद्रक एक पिंडों का बना होता है। लेकिन जो हमने बताया कोशिका द्रव, इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है? लसिका ग्रंथियों में। इसके जो कण होते हैं कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव के कण नहीं पाए जाते। यहाँ लिख देता हूँ, कण नहीं पाया जाता। अब आपको इतना समझ में आया? ये एक पिंड का बना होता है। एक ग्रेन्युलोसाइट जो होता है दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आप सबसे पहले देखते हैं लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? देखिए, लिम्फोसाइट ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में छोटी होती हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। इसका आकार छोटा होता है तथा केंद्रक जो होता है, केंद्रक इसमें गोल होता है। कैसा होता है केंद्रक इसमें गोल होता है और बड़ा पाया जाता है। केंद्रक गोल और बड़ा होता है, ठीक है। देखिए, इसमें आकार छोटे होते हैं और केंद्रक कैसा होता है? गोल होता है और बड़ा होता है। जिसके आकार छोटी वो बड़ा होगा और जिसके आकार बड़े वो छोटा, ठीक है। इनमें भ्रमण करने की क्षमता कम होती है, मतलब ये टहल नहीं सकते हैं। भ्रमण इसमें एक वो है, कमी है कि भ्रमण करने की क्षमता कम होती है, ठीक है। इसके अंदर भ्रमण करने की क्षमता, टहलने घूमने की क्षमता कम होती है, और ये जो होता है हानिकारक जीवाणु को कम करता है। जब भ्रमण करने की क्षमता इसकी कम हुई तो क्या हुआ? ये एक ही जगह बैठा रहेगा। तब एक ही जगह जब बैठा रहेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा इसे, खाली तो बैठे नहीं रह पाएगा। तो क्या करेगा कि ये प्रतिरक्षियों को बनाता है, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए उसे प्रेरित करता है। यानी कि हमारे शरीर में ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, और एक काम और है, देखिए, ये भ्रमण भी कम कर पाता है, भ्रमण करने की क्षमता, ठीक है। और इसमें भक्षण भी कम कर पाता है। भक्षण मतलब मारने की क्षमता। भक्षण करना मतलब होता है मारना, भक्षण करना मतलब मारने की क्षमता, ठीक है। मारने की क्षमता कम होती है। भक्षण करने की क्षमता या फिर मारने की क्षमता इसके अंदर क्या होती है? कम होती है। और जब इसके अंदर मारने की क्षमता कम होती है तब ये क्या करता है? शरीर में प्रतिरक्षियों को बनाता है। ये बनाता है, शरीर में प्रतिरक्षियों को बनाता है तथा उनकी वृद्धि को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है या फिर बढ़ाता है, ठीक है। ये प्रतिरक्षियों को बनाता है, मतलब हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो वायरस आते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है वो कौन बनाता है? लिम्फोसाइट ही बनाता है। और वो लिम्फोसाइट इसके अंदर घूमने टहलने की क्षमता कम होती है, इसीलिए प्रतिरक्षियों को बनाता है और उनकी वृद्धि को क्या करता है?
बढ़ाता है, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज कहाँ से आते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट के लिम्फोसाइट से। और ये एंटीबॉडीज होते हैं दो प्रकार के प्रतिरक्षी को बनाते हैं, एक होता है टी और एक होता है बी, टी और बी, ठीक है। इसकी चर्चा आपने नहीं दी हुई है, आप इतना समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट देखिए, मोनोसाइट होता है, देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, लिम्फोसाइट जो होता है ये WBC में 25 से 30% होता है, 25 से 30% इसकी संख्या होती है लिम्फोसाइट की। और मोनोसाइट जो होता है इसकी संख्या 2 से 6% होती है, ये बहुत कम होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा होता है, 25 से 30%, मोनोसाइट 2 से 6%। तो मोनोसाइट देखते हैं क्या होता है, मैंने बताया कि 2 से 6% होता है, ठीक है। इसमें देखिए इसके आकार छोटे होते थे, लेकिन इसमें भी क्या होगा कि जो आकार होगा, केंद्रक का आकार जो होगा छोटा होगा, केंद्रक छोटा, ठीक है, तथा एक तरफ कटा हुआ होता है, एक तरफ कटा हुआ होता है, एक तरफ कटा होता है। और ये क्या करता है, इसे में भ्रमण करते हुए ये शरीर में भ्रमण करते हुए, मतलब टहलते हुए शरीर में भ्रमण करते हुए हानिकारक क्या करता है, हानिकारक जीवाणु तथा रोगाणुओं को मारता है, ठीक है। यही मोनोसाइट जो होता है, केंद्रक इसमें छोटा होता है, एक तरफ कटा हुआ होता है और इस शरीर में भ्रमण करता है, टहलता रहता है, तो हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। और इसमें क्या था कि आकार में छोटा होता हुआ, लेकिन भ्रमण करने की क्षमता इसके अंदर नहीं थी, ठीक है। आकार छोटा था, लेकिन ये आकार इसका छोटा था, लेकिन ये केंद्रक जो था गोल और बड़ा पाया जाता था, लेकिन और भ्रमण नहीं कर पाता था। लेकिन ये क्या है कि मोनोसाइट जो होता है केंद्रक छोटा होता है और एक तरफ से कटा हुआ होता है, और जब कटा हुआ होता है तो इसके शरीर पे भार हल्का हो जाता है। छोटा तो पहले से ही है, अब कट गया एक तरफ से तो क्या हुआ, हल्का हुआ, और हल्का हुआ तो इसके अंदर टहलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और जब टहलता है तो हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, मार देता है, ठीक है। और इसमें क्या था कि ये हानिकारक जीवाणु को मारता तो है ही, लेकिन ये भक्षण तो करता ही है, लेकिन ये हमारे साथ मेन काम इसका होता है एंटीबॉडीज़ बनाना होता है, एंटीबॉडीज़ को बनाता है, ठीक है। और इसका मेन वर्क होता है कि भ्रमण करते हुए टहलते हुए डाकुओं को मारना, मतलब हानिकारक जीवाणुओं को मारना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। आपने ब्लड के बारे में जितना टॉपिक पढ़ा यहीं तक था, 12 तक के बच्चों के लिए यहीं तक है। आज से ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दांत के बारे में, दांत, ठीक है, टीथ के बारे में। मैंने एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं शुरू से लेके, या फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो इसका देंगे आपको। वन शॉर्ट वीडियो में आपको ब्लड के तीनों पार्ट के बारे में हम एक नज़र दौड़ाएंगे, इस पर एक नज़र में आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, आज जो पढ़ा आपने एक बार पढ़ा, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने आज पढ़ा है ब्लड का पार्ट 3 कि जो ब्लड होता है, ये देखिए ब्लड, WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इन्हें वाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट जिसे हम कड़का युक्त बोलते हैं, जिसे कड़का विहीन मतलब इसमें कड़का न पाया जाए। ग्रेनुलोसाइट जो होता है 3 प्रकार का होता है, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और ये केंद्रक कोशिका द्रव्य और कड़िका युक्त होता है, इनमें कड़िका पाई जाती है, गोल होता है, कड़िका युक्त तो होता ही है, दानेदार भी होता है, केंद्रक युक्त होता है, ठीक है। अब ये कौन बात किया मैंने ग्रेनुलोसाइट के बारे में, ये ग्रेनुलोसाइट ऐसा होता है। अब बात करते हैं ईओसिनोफिल के बारे में। WBC में इसकी संख्या 1 से 4% होती है। इनके जीवद्रव्य दानेदार एवं 2 पिंडों में विभाजित होते हैं। ये दो केंद्रक होते हैं, इसके अंदर जो केंद्रक इनके जीवद्रव्य दानेदार और 2 पिंडों में विभाजित होते हैं। कौन? केंद्रक विभाजित होते हैं, और यही केंद्रक जो होते हैं क्रोमेटिक सेल के बने होते हैं, ठीक है। इनका ईओसिनोफिल का जो मेन वर्क होता है शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करना, प्रतिरक्षा मतलब शरीर रोगों को से बचाना होता है, ठीक है।
फिर मैंने बात किया बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल में इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या 0.5% होती है। कोशिका द्रव के कण बड़े बड़े होते हैं तथा कम संख्या में होते हैं। ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं वो अधिक होते हैं, जो बड़े होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक 2 या फिर 3 हो सकता है। इससे एक बीमारी रहती है एलर्जी। आपको एलर्जिन के संपर्क में आती है बेसोफिल हिस्टामिन नामक हार्मोन को श्रवण करते हैं, जिससे एलर्जी हो जाती है। इसी के लिए डॉक्टर आपको खून का जांच कहते हैं कराने के लिए, क्योंकि जब खून का जांच होगा तो उसमें आप उसमें WBC के अंदर जो ग्रेनुलोसाइट होता है और ग्रेनुलोसाइट के अंदर देखेंगे कि ये जो बेसोफिल पाया जाता है, क्या बेसोफिल से हिस्टामिन नामक हार्मोन तो नहीं निकल रहा है? अगर हिस्टामिन नामक हार्मोन निकलेगा तो समझ लेना आपको क्या है, एलर्जी है। ठीक है, और ये दमा के लक्षण भी प्रकट करता है। दमा यानी कि आपका सांस फूलना, ये सब हो गया। फिर मैंने देखा न्यूट्रोफिल के बारे में। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 50 से 70% पाया जाता है। इसकी कोशिका द्रव अधिक है परंतु कण के आकार जो है छोटे होते हैं। केंद्रक 2 से अधिक होता है इसमें। ठीक है, फिर मैंने देखा कि क्या होता है। उसके बाद मैंने देखा सेकंड पार्ट इसका, ये देखिए एक मिनट कि एक ग्रेनुलोसाइट के प्रकार देखा मैंने। 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये एक पिंड का बना होता है, लेकिन वहाँ पर 2 पिंडों का बना होता था। ये एक पिंड का बना होता है। इसके केंद्रक बड़ा होता है, कोशिका द्रव इसमें नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण जो होता है कोशिका द्रव का लसिका ग्रंथियों में होता है। ठीक है, नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन अगर वो पाया जाता है तो इसका निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है 2 प्रकार का, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है 25 से 30% होता है और मोनोसाइट जो होता है 2 से 6% होता है। ये आकार में छोटे होते हैं तथा केंद्रक गोल और बड़ा पाया जाता है। इनमें भ्रमण करने की क्षमता नहीं होती, मतलब टहलने घूमने की क्षमता नहीं होती, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु को मारता है बहुत कम संख्या में, लेकिन इसके खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज को बनाता है। ठीक है, प्रतिरोधियों को बनाता है तथा उनकी वृद्धि को बढ़ाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडीज, टी और बी। ठीक, मोनोसाइट, ये टी और बी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। मोनोसाइट जो है 2 से 6% पाया जाता है। ये केंद्रक छोटा तथा एक तरफ कटा हुआ होता है। केंद्रक छोटा होता है और एक तरफ से कटा भी होता है, इसीलिए क्या होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए इसके अंदर हानिकारक जीवाणु को मारने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और ये शरीर में टहल टहल के सबको मार देता है। ठीक है बच्चों, आज से ब्लड का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। मैंने इस ब्लड के टॉपिक पे आज का तीसरा पार्ट था। 3 पार्ट आज से ख़त्म। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा दांत के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।